जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो एक पेज में बीचों बीच इस तरीके से लिखिएगा और इधर लिखिएगा, बात करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और इधर बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। बनाइए। अब हम लोग मान के क्या चल रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जब ऐड होता है तो अभी तक ओवरलैपिंग ले रहे थे, अब हम उसका वेव नेचर मान के चल रहे हैं। वेव नेचर का मतलब क्या है कि दो वेव्स आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। तो आपने वेव पढ़ा है, या तो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी यानी जुड़ेगा, और या वो डिस्ट्रक्टिव होगा यानी एक दूसरे को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। जैसे मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल लाए, तो इस तरीके से बनाया कि एक वेव ये है सर, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा ये है। इसको हमने बोला जाई ए और इसे बोला जाई बी। तो अब एक बात ये बता दो, इन दोनों वेव की खासियत क्या है? क्या ये सेम फेज में है? मतलब कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन है हम उसका वेव नेचर ले रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, सेम फेज में। तो सेम फेज में अगर है तो क्या यहां पर कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन होगा, यानी आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हम यहां पर वेव में क्या करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। तो जब आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे सर, तो अब जो आपको मिलेगा, क्या आपको समझ में आना चाहिए कि वेव अगर ऐड होगी तो ये एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। देखो इस तरीके से। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेट वेव आएगा, वेव फंक्शन जाई बराबर, क्या वो जाई ए प्लस जाई बी होगा सर? बनाइए, कंस्ट्रक्शन है यहां पे, यानी कंस्ट्रक्टिव वेव बन रही है, एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ गए। बाकी तुमने इसमें पढ़ रखा है दो प्रकार का नेचर होता है पार्टिकल का, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्स क्या करता है, ऊपर ले जाता है, लॉन्गिट्यूडनल आगे बढ़ाता है। ये फिजिक्स का पोर्शन है, उस पर नहीं जा रहे। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो जाई है क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है, और जाइए और जाइबी क्या कर रहे हैं, ये वेव डेंसिटी बता रहे हैं, वेव फंक्शन बता रहे हैं, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूंगा जाई स्क्वायर, तो क्या बनेगा बताओ, जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जाई ए जाई बी। बना लीजिए सर। अब यार अगर ये जाई ए प्लस जाई बी का सम है, तो एक बात तो तय है ना कि जो जाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्यों करते हैं पता है, जो निगेटिव पार्ट है वो भी क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो हम उसको स्क्वायर मान के चल रहे हैं। तो जाई स्क्वायर का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन है। जाई स्क्वायर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो क्या जाई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर से? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सम से हमेशा क्या होगी, ज्यादा। यानी यहां क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बना लीजिए इसको। जाई स्क्वायर के नीचे लिखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इतना पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल को। जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उस समय माना जाता है
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, ऐड हो रही होंगी। तो कहा क्या जाता है, अगर ये सिचुएशन है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ऐड होंगे और ऐड होके क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस सिचुएशन में जब जाई स्क्वायर जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर के सम से ज्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पहले से क्या हो गई है, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हुई है तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी जो है वो पहले से कम नहीं, ज्यादा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड बनेगा। तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में क्या बनता है सर, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो ये चीज लिखी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म होगी। ये जो वेव है वो कैसी है, कंस्ट्रक्टिव वेव है। यानी वेव फंक्शन आपस में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं सर, तो एक दूसरे की मदद की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ओवरलैप करेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। साई रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। स्क्वायर कर दिया है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पोर्शन को भी हमने पॉजिटिव कर रखा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होंगे। तो अब अगर हम बात करें तो क्या यहां पे कुछ मामला इस प्रकार से होगा कि अगर एक वेव ये ली गई जिसको हमने बोला जाई ए, ये एडअप होगा दूसरी वेव के साथ, घटाने का कोई मतलब नहीं होता फिजिक्स में, हर बार जोड़ा ही जाता है। तो ये जाई ए है और ये जाई बी। क्या ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ फेज है, अरे बोलो भैया, ये जिस फेज में है ये उस फेज में नहीं है सर। तो ये इस एरिया में है तो यहाँ नहीं है, ये ऊपर की तरफ है 0 से 180 में पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है, वो 0 है, मतलब निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो क्या ये एक दूसरे को घटाएंगे अब, तो इसका मतलब अब जो वेव बनेगा वो क्या डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगा सर। यानी कि मैं बोलूंगा दोनों के दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे फेज में है, अपोजिट फेज में, जिसको आप बोलेंगे काट रहे हैं, है ना। शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का मामला बना तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिलेगी सर, अब वो बड़ी कम मिलेगी। ये 0 तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत कम मिलेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो कट के कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत कम मिलेगा सर। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाई स्टार से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म हो रही है। यहां लिख लीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म हुई है, कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को। तो जाई स्टार असलियत में क्या किया है, एक दूसरे को घटाया नहीं है, दोनों का फेज अलग अलग है। एक अगर जाई ए है तो दूसरा माइनस जाई बी होगा, क्योंकि आउट ऑफ फेज है, अपोजिट फेज है। तो असलियत में जोड़ा ही जाता है, जाई ए को माइनस जाई बी के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब ये बताइएगा, अगर मैं यहां पर इसको भी स्क्वायर करूं तो जाई स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर -2 टाइम्स जाई ए जाई बी, यही होगा। रिजल्ट यहां से क्या आएगा, जाई स्टार स्क्वायर क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि जाई स्टार का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर से।
यानी अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसके सम से काफी कम हो चुकी है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ऐड होंगे और ऐड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो यहां पर नेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोलो भैया, बंद करना पड़ेगा क्या? वैसे कैसे बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटी है तो इसका सीधा सा फंडा है कि स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। और इसका मतलब बोला जाएगा ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी मैं बोलूंगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जो बॉन्ड बना भी होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं नो बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप बोलेंगे कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर है। और यहां आपने लिखा था बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या हर बार जब एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर वाले आपस में एडअप होंगे तो यही समस्या हर बार होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्ड बना रहे होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे, और नेट में पता चलेगा कि असलियत में बॉन्ड बना या नहीं बना। तो कोई मुझसे पूछे तो ये फिजिक्स का पोर्शन है, लेकिन मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं कि बॉन्ड, आपने बोला 1s आपस में मिले, तो 1s आपस में मिलकर दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग वाला और दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला। बॉन्डिंग वाले ने 1s के बीच में बॉन्ड बना दिया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने 1s के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। तो इसका मतलब नेट में हमारे हाथ में क्या आया, जीरो। यानी कि 1s और 1s के इलेक्ट्रॉन ने मिलकर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया होगा। ये बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आ रही है? तो जो आपके मन में होता है कि बॉन्ड कौन बनाता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो पीछे वाले क्या बॉन्ड बनाएंगे फिर तोड़ेंगे, बनाएंगे तोड़ेंगे, तो असलियत में वहां तो जीरो ही आएगा, वहां से लास्ट में ही कुछ निकलेगा। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको, पेपर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन रहा होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में जब देखी जाती है तो नेट में डिक्रीज करती है। और अगर डिक्रीज करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बॉन्ड टूटता है। तो ये बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड को तोड़ता है। तो नेट में कितना बॉन्ड बनेगा ये कैसे पता चलेगा? 5 जगह बना, 4 जगह टूटा, तो नेट में कितना बॉन्ड बना? एक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम नेट बॉन्ड की बात करें। चलिए सर, अगला है सर, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बस ये बात तय हो गई है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपस में जब मिलेंगे तो ये थ्योरी ये बता रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, यानी 1s वाला 1s के साथ आपस में कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसका काम बॉन्ड को तोड़ना है, इसका काम बॉन्ड को बनाना है। अरे बोलो ना यार, बॉन्डिंग वाले का काम बॉन्ड को बनाना है, एंटी बॉन्डिंग वाले का काम है बॉन्ड को तोड़ना। अब ये बताओ, कल को अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, तो भैया जो बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो ये याद रखना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या लेंगे? ज्यादा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या लेंगे? कम। किसके रिस्पेक्ट में? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तभी आपने कक्षा 11 में जब पढ़ा होगा तो आप यहां लिखते हैं 1s, यहां लिखते हैं 1s, ऊपर बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग और नीचे बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि नेट में एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहनी है।
इसका मतलब एक में बढ़ी और दूसरे में उतनी ही घट गई, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी वो रिप्रेजेंटेशन भी बता देंगे। उतनी बात लिख लीजिए वहां पे, ये चाहे तो आप नीचे लिखिएगा इसको। इसके बाद है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप करते हैं सर। इतना तो तय है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है अगर, तो एक दूसरे के साथ फेज में आना पड़ेगा, एडअप होना पड़ेगा। एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को आपस में घटना पड़ेगा। क्लियर है मामला? अब यहां भी बॉन्ड बनाने के लिए एक टर्म है जो बार बार यूज होता है, उसका नाम क्या है? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कैसे देखी जाती है उसकी बात करते हैं। हटाए, हेडिंग लिखिएगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। आप पूरा लिखिएगा सर। क्या लिखेंगे यहां पर? इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहां पर हम एक साइन यूज करेंगे। क्या सर? अगर हम प्लस और प्लस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और माइनस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेम सिमेट्री है, यानी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। माइनस माइनस भी जुड़ेंगे आपस में। अगर हम प्लस और माइनस लिख रहे हैं या माइनस और प्लस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज वाले ले रहे हैं। तो लिखिएगा, व्हेन सेम एनर्जी, when same energy and same symmetry orbitals, when same energy और सेम सिमेट्री ऑर्बिटल्स, नीचे लिखिएगा ब्रैकेट में प्लस कॉमा प्लस या माइनस कॉमा माइनस, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन दिखाए जाते हैं। सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल हम आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप करा रहे हैं। तो बोला गया रिजल्ट्स क्या बनेगा? अभी पढ़ के आए हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। भाई दोनों का फेस सेम होना चाहिए ना, तो प्लस प्लस भी सेम है और माइनस माइनस भी सेम है, रिप्रेजेंटेशन है केवल। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एंड अपोजिट सिमेट्री, एंड अपोजिट सिमेट्री, अपोजिट सिमेट्री में कौन आएगा? प्लस माइनस लिखाओ या माइनस और प्लस लिखाओ। इनको अगर हम ओवरलैप करेंगे तो बोला गया रिजल्ट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जब सेम सिमेट्री के साथ ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिलाने का काम करेंगे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा? अब हम अपने ऑर्बिटल में साइन यूज करेंगे। प्लस प्लस का मतलब है सेम सिमेट्री के हैं, सेम फेज के हैं। माइनस माइनस का मतलब भी सेम फेज है, सेम सिमेट्री है। लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस का मतलब अपोजिट फेज है या अपोजिट सिमेट्री है। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहां हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बात तो क्लियर है। तो साइन कन्वेंशन से डरने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है सर। चलिए, पहला ओवरलैपिंग है एस एस ओवरलैपिंग। जैसा आपने वहां पढ़ा था वैसा ही आप यहां भी पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालिएगा एस एस ओवरलैपिंग। इधर देखिए सर,
अगर हम s और s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो एक बात तय है कि हम सेम एनर्जी का ले रहे हैं, यही समझना। 1s वाले को किसके साथ मिलाएंगे? 1s के साथ, यानी एक एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ही बात करेंगे। और यहां हम बात कर रहे हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी? होमो का मतलब दोनों एटम सेम होंगे, तो कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। ऊपर लिख लीजिए, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चल के तो बीएससी, पीएससी और पीएचडी जब करोगे तो मैंने बताया है ट्राई एटॉमिक भी काम करता है। बोलो, अपने कोर्स में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और कैसा? होमो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादातर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आएगा, सीओ भी आएगा, सीएन भी आएगा, वहां चीजें बदलेंगी। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए जनरली हम यूज कर रहे हैं। चलो क्या कर रहे हैं देखना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, यहां लिखा 1s, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। यहां भी लिखा 1s। कैसे पता चलेगा कि बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं? यहां पर साइन लिखा होगा, यहां लिखा है प्लस और यहां लिखा है प्लस। तुमने तो कसम ही खा के रखी, दोनों सेम लोग हैं ना यार। तो अब ये बताओ, जब हम इनको मिक्स करेंगे आपस में, यानी इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे, तो ओवरलैपिंग कराने पर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग वाला बनेगा सर। तो बॉन्डिंग वाला जो बनेगा, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आपस में एडअप हो जाएंगी? तो अगर एडअप होंगी तो क्या यहां हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी सर? तो यानी जीरो तो नहीं होगा, बना लीजिए। और यहां नीचे लिख लीजिएगा कि हमने जो लिया है वो सेम सिमेट्री ली है ना, सेम सिमेट्री ली है। अब ये बताइए सर, दो एस ऑर्बिटल आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। तो रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये बनेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन क्या 1s और 1s ने बनाया है? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से। किससे? सिग्मा 1s से, यानी कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में आकर एक दूसरे के साथ ऐड हुए हैं और कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है। इसी में अगर बेटा हम इस तरीके से लिखें 1s और यहां हम लिखें माइनस, तो क्या इसका मतलब अब हमने अपोजिट फेज ले रखे हैं? तो अब हमने क्या किया है? अपोजिट सिमेट्री ली हुई है। तो जब भी आप अपोजिट सिमेट्री लेंगे, यानी कि आप अब क्या करने जा रहे हैं? ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन क्या बनेगा ये तय बात है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले लिख लीजिए 100% की क्या बनने वाला है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मुझे ये बताओ, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आए, ये भाई साहब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आए। जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट पर प्लस और माइनस एक दूसरे को जीरो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है सर, कि हमने इसको इस तरीके से दिखाया। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? जीरो। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, या ये प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी? जीरो। यहां तो कहीं जीरो नहीं होगा, ऐड हो रहा है, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन है सर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना। एक टर्म आएगा नोडल प्लेन।
क्या टर्म आएगा सर? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए? जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। एक बात ये बताओ, 1s वाला तो 3D होता है, गोलाकार है, तो मिक्स हुए तो कहीं पर भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जब 1s अपोजिट सिमेट्री के साथ ऐड होगा, तो क्या जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये मिल रहा होगा, क्या ये प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें जीरो हो रहा होगा? तो इसका मतलब है, मैं बोलूंगा 1s जब सिग्मा 1s बनाता है तो नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है? जीरो। यानी कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलता। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हमको एक नोडल प्लेन हमेशा मिलेगा बेटा? पेपर में सवाल आता है नोडल प्लेन कितना होगा? एक होगा। भाई सीधी सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। यहां लिख लीजिएगा, अ प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी finding probability is zero. A plane in which electron density finding probability is zero. अच्छा, एक बात और है, मैंने यहां पर कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं लिया है, क्योंकि s ऑर्बिटल किसी एक्सिस ओरिएंटेड ऑर्बिटल नहीं है। तीनों के तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस इसी से पास कर रहे हैं, तो यहां पर कोई एक्सिस लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन p ऑर्बिटल जैसे लेंगे हम उसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये है एस और एस ओवरलैपिंग। तो नोडल प्लेन जीरो, नोडल प्लेन वन। बात समझ में आ रही है सर? सीधा फंडा है। नोडल प्लेन का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है, तो यहां तो जीरो हो रहा है ना। यहां जब जीरो ही नहीं हो रहा तो क्या ले लोगे तुम? अच्छा, दूसरी बात यह कि कोई प्लेन का चक्कर नहीं, दो बड़े से गोले हैं, आपस में मिक्स हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आई, थोड़ी एक्स पे भी है, थोड़ी वाई पे भी है, थोड़ी जेड पे भी है। समझ में आ रहा है? यहां पर दो ऑर्बिटल आए, स्फेरिकल है, और आपस में मिक्स हुए, तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिक्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में अगर प्लेन डालोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी? जीरो। क्लियर है मामला? अगली ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग। करने से पहले ये बताओ, पीपी ओवरलैपिंग दो प्रकार की पढ़े हैं, को एक्सियल और को लेटरल। यानी वहां सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई भी बनेगा, तो दोनों की बात हम यहां करेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में पहला ओवरलैपिंग लिखिएगा, को एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली ले रहे हैं बेटा? को एक्सियल। तो अगर हम को एक्सियल ले रहे हैं तो हम कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाने की बात करेंगे। अब अच्छा ये बताओ, पी ऑर्बिटल जो होता है वो एक्सिस ओरिएंटेड होता है या नहीं होता है? होता है। तो हम यहां पर जितना भी लेंगे, हम वहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस मानकर काम करेंगे। कौन सी एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं? जेड एक्सिस, जिससे हमें नोडल प्लेन देखने में आसानी रहे। अब यहां खेल है गुरु, देखो इधर, समझना कहानी को। बड़े आराम से कह दिया जाता है दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पेपर वाला कैसे फंसाता है समझना। अगर उसने लिखा ये है साहब, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेम सिमेट्री है कि अपोजिट है? आप कहोगे जो लोग टकराएंगे उनके साइन क्या है? सेम। तो इसका मतलब ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की तैयारी में है? बॉन्डिंग। क्योंकि आप बोलेंगे सेम सिमेट्री। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक साहब, इसी का दूसरा रूप दोनों बना दे रहे हैं। प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, बस याद रखना है कि फेस सेम होने चाहिए।
अब कौन कौन आपस में टकराने आ रहा है? माइनस और माइनस, तो आपस में एडी हो रहे हैं, यानी अभी भी सिचुएशन क्या है? ओवरलैपिंग है और सेम सिमेट्री है। बना लीजिए सर, यानी कि ये सेम सिमेट्री के दोनों केसेस हैं जो दिखाई ऐसे देते हैं। अच्छा, एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस। तो अब जब मैं इनको ओवरलैप करूंगा, देखना, तो क्या मैं ये रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा? एक दूसरे को इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहां पर अगर बात करें तो ये माइनस और माइनस इधर है और ये प्लस और प्लस है, यही तो ओवरलैप हो रहा है सर। ऐसे ही यहां बात करेंगे तो क्या यहां पर अब प्लस और प्लस पीछे है और माइनस ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या ये वो पोजीशंस होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी? मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी? मैक्सिमम। ठीक है सर, ये सारी राम कहानी कहाँ हो रही है? जेड एक्सिस पर। ये कौन सी एक्सिस है सर जिसपे ये सारा खेल तमाशा चल रहा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस। यानी यहां हम जीरो नहीं दिखा सकते, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है साहब, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो ऑर्बिटल बनेंगे, ये क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने? तो मैं यहां पर एक साथ लिख दे रहा हूं, क्या फॉर्म होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिग्मा 2p z, यानी हमने pz वालों को आपस में मिक्स करके सिग्मा बॉन्ड बनाया है। कोई नोडल प्लेन होगा यहाँ पे? बोलो भैया, यहाँ कहीं पे कुछ होने वाला नहीं है, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर भी जीरो नहीं हो रही। तो इसका मतलब इस केस में नोडल प्लेन कितने होंगे? जीरो। और ये केस कौन सा है? सिग्मा 2p z का फॉर्मेशन जब करोगे तो नोडल प्लेन कितने मिलेंगे? जीरो। सिग्मा 2p z जब भी बनाओगे तो नोडल प्लेन कितना मिलेगा? जीरो। अच्छा, ये हमने सेम सिमेट्री की है, तो अच्छा हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, तो अब हम एंटी बॉन्डिंग भी बनाएंगे। तो अब हम ये दो ना दिखाकर कोई एक ही दिखा देंगे तो तुम समझ जाओगे कि अपोजिट आना चाहिए सामने। मान लीजिए हमने यहां पर अब इस तरीके से रखा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, क्या ये अपोजिट फेज लेके आ रहे हैं? यानी ये एक दूसरे को घटाने का काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है, इसमें अगर हम बात करें तो क्या ये लोग अपनी अपोजिट सिमेट्री लेकर आ रहे हैं सर? और अगर अपोजिट सिमेट्री लेकर आ रहे हैं तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के बारे में सोच रहे होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बनाइए सर। अच्छा, एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस, उसमें कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा बताओ? जहां टकराएंगे वहां जीरो हो जाएंगे। तो भाई ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे लोब हैं, ये जीरो होंगे, पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये हमारे पास ये प्लस वाला है,
ऐसे ही इधर आते हैं, ये हमारे पास माइनस वाला है। भाई ये दोनों, इसको और इसको अलग अलग बनाया है। अब ये दोनों जब टकराएंगे तो क्या मैं ये बोलूंगा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मैं बोलूंगा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलने वाली है, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जीरो मिल रही है तो एक प्लेन तो दिख ही रहा है तुमको कि भाई जैसे ही डालेंगे बीच में एक कागज तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाली नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर नोडल प्लेन कितने होंगे, एक। दूसरी बात सर, नोडल प्लेन एक मिलेगा, लेकिन जो यहां बनेगा अब हम उसको बोलेंगे सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है, एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा 1s जब बनता है तो नोडल प्लेन जीरो होता है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में बोलो भैया नोडल प्लेन कितना होता है, एक। पीपी ओवरलैपिंग को एक्सियल वाली यानी सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सिग्मा 2p z में नोडल प्लेन क्या होते हैं, जीरो। सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन कितना होता है, एक। क्लियर है मामला, इतनी बात याद रखनी है आपको। अब बात करेंगे को लेटरल ओवरलैपिंग की। जाहिर सी बात है अब जो पी ऑर्बिटल आएंगे वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है आपकी, यहाँ अच्छा एक बात और याद रखना है, ये हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, जिसके अलोंग हम काम कर रहे हैं, है ना। अब हमारे पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे, तभी तो साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। बस फर्क इतना आ गया है कि वहां हमने साइन नहीं लिखा था, यहां हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, इतना अंतर है बस केवल। चले हटाए, अगला हेडिंग डालिए, पीपी ओवरलैपिंग को लेटरल, पीपी ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग। अब एक बात तय है, यहां पाई बॉन्ड बनेगा, बोलो भैया, ठीक। कौन से पी ऑर्बिटल है तुम्हारे जो बच गए, पी एक्स और पी वाई। एक बात कंफर्म है, दो अपोजिट पी ऑर्बिटल कभी आपस में मिलकर कोई बॉन्ड नहीं बनाते। सिग्मा भी बनाना है तो पी एक्स को एक प्लेन में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड आना पड़ेगा, और अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, पी एक्स या पी वाई या पी वाई। क्लियर है मामला। तो अब अगर मैं यहां पर सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग कराऊंगा तो मैं यहां पर इनको अगर लिखूं, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, याद रखना प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम नहीं है। प्लस का मतलब है पॉजिटिव एक्सिस में देख रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, माइनस का मतलब नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस इतना अंतर है साइन कन्वेंशन का। अब हम इनको जब आपस में एक दूसरे की तरफ ये अप्रोच करेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल या तो पी एक्स और पी एक्स होंगे, और या हम क्या लेंगे, पी वाई और पी वाई। ये तय बात है, हम पी एक्स और पी वाई कभी नहीं लेने वाले। तो अब अगर हम इनको ला रहे हैं तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो ओवरलैप करने जा रहे हैं वो सेम सिमेट्री के साथ करने जा रहे हैं। अब समझिएगा जरा बात को बड़े अच्छे से, आपकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो कौन सी है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस तो इनको बीच से चीरती हुई निकल जाएगी सर, बनाइए इतना, और यहां पे एक जेड एक्सिस बना लीजिए, ये आपकी जेड एक्सिस है। अच्छा, जैसे प्लस प्लस ऊपर किया वैसे ऊपर माइनस माइनस भी कर सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सिर्फ इतना बताइए सेम साइन आपस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, तो इसका मतलब यहां पर ऊपर जुड़ेगा और यहां नीचे,
यानी इस एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी और इस एक्सिस के नीचे, यहां नीचे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। और यहां पर अगर बात करें तो ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे और यहां ये माइनस और माइनस वाले। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी? इस जेड एक्सिस वाले प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। अब ये लोग मिलकर कौन सा बॉन्ड है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे बनाया जाता है? पाई बॉन्ड। तो ये किसने बनाया? अगर ये px और px ने मिलकर बनाया है, मान लेते हैं मैं थोड़ी देर के लिए, p ऑर्बिटल तो 2 में ही मिलेगा, तो 2px 2px होगा या 2py 2py होगा। तो हम इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑर्बिटल बना है ये किसके थ्रू बना है? पाई 2px या पाई 2py। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? यानी कि ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देगा हमको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम स्टार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इनको बोलेंगे या तो पाई 2px, सॉरी एंटी बॉन्डिंग क्यों होगा, या तो मैं बोलूंगा पाई 2px या मैं इसी को क्या बोलूंगा? पाई 2py। बराबर क्यों कर दिया है? क्योंकि एनर्जी दोनों की क्या रहेगी? सेम। अगर py मिलेगा तो भी तो उतनी एनर्जी बनेगी यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, पाई 2px और पाई 2py के फॉर्मूले में बराबर इसीलिए लिखा जाता है वहां पे। अब ये तो तय है कि जो जेड एक्सिस है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है। बोलो भैया, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कितनी हो गई है? 0। तो इसका मतलब क्या ये एक नोडल प्लेन होगा या नहीं होगा सर? तो कल को पूछा जाए पाई 2px पाई 2py इनके लिए नोडल प्लेन, तो जवाब क्या होगा? 1। अरे बोलो भैया, अभी तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसी के लिए नोडल प्लेन नहीं आया था, लेकिन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें एक नोडल प्लेन आना स्टार्ट हो गया। यानी कि आप ऐसे प्लेन अगर डालोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाली नहीं है, ऊपर मिलेगी और नीचे मिलेगी। तो ये हम लोगों ने किया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। इसी में हम इसको अपोजिट सिमेट्री बना सकते हैं। डायग्राम इसलिए बनवा रहे हैं कि आपको चीजें एग्जैक्टली समझ में आए। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस। समझदार है? अगर ये अप्रोच कर रहा है तो सभी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। बोलो भैया। तो प्लस माइनस और माइनस प्लस का मतलब है कि अब दोनों के दोनों अपोजिट सिमेट्री के साथ आ रहे हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अभी भी हमारी क्या है? जेड एक्सिस। तो अपोजिट सिमेट्री के साथ आ रहे हैं, मतलब कैसा ऑर्बिटल बनाने की बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? वो भी ऐसे ही, या तो 2px लोगे तो ये भी क्या लोगे? 2px। और अगर बेटा तुमने इसको 2py लिया तो ये भी क्या मिलेगा? 2py। यानी सेम होना चाहिए ऑर्बिटल। अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा सर, इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ थोड़ा सा अलग है। आपको इस प्रकार से एक्सिस बना लेनी है यहाँ पे, और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे सारे लोग दूर भागेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरीके से नजर आएगा अब आपको, ये। और इन पे यहाँ पे जो इनके साइन है वो लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। एक बात बताओ, जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वहां 0 हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है? तो ये रिप्रेजेंटेशन ये दिखाता है कि लोब छोटा होने का मतलब है उस पॉइंट पर क्या हो रहा है? 0। इसका नाम क्या होगा? पाई 2px। एंटी बॉन्डिंग बोलो अगर दोनों तुमने ली हैं तो। ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं पाई 2py
एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, एनर्जी सेम होगी क्योंकि दोनों लोग ऐसे ही बनेंगे। नोडल प्लेन बता दो, 1 2। क्लियर है मामला? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पर नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां माइनस यहां प्लस ले लीजिए। मेन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अब हम वहां पर क्या करेंगे? 0 करेंगे। अच्छा, इसको ऐसे देखा जाता है, समझो। जैसे किसी ने कहा कि भाई देखो बेटा, किसी ने कहा देखो अगर हम ऐसे आए, प्लेन डालें, तो ऐसे डालेंगे तो प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, जीरो हो गया। किसी ने कहा हमने ऐसे प्लेन डाला, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, वही है रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब प्लेन के अराउंड तुम्हें जीरो दिखना चाहिए, तो तुमने कहा अगर हमने ऐसे ऐसे प्लेन डाला तो क्या ऊपर जीरो नीचे जीरो? तो इस प्लेन के अराउंड तो जीरो ही मिलेगा, चाहे जहां भी कांटेक्ट हो इसका। ऐसे ही अगर आप प्लेन ऐसे डालो, तो जब ये मिक्स होंगे तो इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, तो इस प्लेन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी? जीरो। तो इसलिए हमने दो प्लेन यहां रिप्रेजेंट की। ठीक है ना? तो एक बार सारी ओवरलैपिंग देख लीजिए बढ़िया से। ये है आपका कोलेट्रल ओवरलैपिंग, जिसमें आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे, और ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहां पर आप बोल रहे हैं कि ये जो नोडल प्लेन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? जीरो हो रही है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है। अब किसी भी एटम में अगर बात की जाएगी तो इसी प्रकार से उसके जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है प्योर, वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग। तो दोनों, एक का मतलब है बॉन्ड बनाना और दूसरे का मतलब है बॉन्ड को तोड़ना। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी चीज को स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ ज्यादा होनी चाहिए? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब हमारे पास बॉन्ड बनाने वाले सिपाही ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी, मतलब हमारे पास बॉन्ड तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो जाहिर सी बात है नेट में हमको बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो हमको मिलेगी बॉन्ड की। तो अगला टर्म लिखते हैं, लिखिएगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सिग्मा 2s बनता है, सिग्मा 3s बनता है, सब ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बस 14 तक लेते हैं, 20 तक तो 2s की बात करते हैं केवल। बात समझ रहे हैं बेटा? 1s भी बनेगा, 2s भी बनेगा। जब 2p की बात करेंगे तो जो p ऑर्बिटल है वो तो 2p से ही स्टार्ट होगा ना, तो वहां सिग्मा 1p तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए 2p लिया है। कल को मौका पड़ेगा तो 3p भी पढ़ते हैं आगे की क्लासेस में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल होना चाहिए। चले भैया, अब यहाँ पे एक बात तय है जो कल भी लिखाया था कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर हालत में ज्यादा होनी चाहिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से।
कल लिखाया है मैंने, फिर से नोट कर लो। हर हालत में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक टर्म आएगा, दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड हैं क्या हम उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं सर? तो यहां पे अगला टर्म आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है 1/2। एनबी का मतलब समझ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एन ए, ध्यान रखना, एनबी माइनस एन ए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो जितने इलेक्ट्रॉन नेट में बचेंगे डिवाइड बाय 2 करोगे तभी क्या आएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन। नीचे लिखिएगा एनबी बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na बराबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर इनको मेंशन कर लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये है साहब नॉन। क्या मतलब? नॉन का तो कोई नाम ही नहीं है यार, बार बार जो यूज कर रहे हैं उसी को लो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमको सिर्फ इतना बताओ, तीन कंडीशन है, अगर Nb का वैल्यू लेस देन Na है या Nb का वैल्यू इक्वल्स टू Na है तो क्या होगा? यहां तो कुछ बनना ही नहीं है और यहां बन के सब कुछ खत्म हो गया है, यानी इन दोनों केसेस में हम बोलेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, फाइनली कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो अगर बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा तो सामने वाली चीज एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो मैं बोलूंगा स्पेशीज डजेंट एग्जिस्ट, जो स्पेशीज हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी का उल्टा, अगर Nb ग्रेटर देन Na है, यही लिख सकते हैं आप, ये मैंने दोबारा लिख दी, आप दोबारा लिख लो चाहे तो। अगर Nb Na से क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नेट में। और ये भी तय है कि जो भी स्पेशीज हैं वो क्या करेंगे सर? एग्जिस्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ाया है इसका, अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो चीजें निकल कर आ रही हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखकर तुम क्या क्या बता सकते हो। अब तुम्हारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या क्या कर सकता है इसको समझिएगा। क्या मैं बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड? बोलो भैया, कितने ज्यादा बॉन्ड उनके बीच में है ये बॉन्ड ऑर्डर को बताता है, या बॉन्ड ऑर्डर इसको बताता है कि एटम के बीच में कितने ज्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगली कहानी सर, बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा। पढ़ के आए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जिसको डिसोसिएशन बोल रहे थे हम लोग। अगला है सर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, यानी सामने वाली चीज की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा। क्लियर बात? भाई स्टेबल होगा तभी तो एनर्जी ज्यादा लग रही है। अगली कहानी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ज्यादा होंगे, यानी एटम एक दूसरे के पास पास होंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ये सारे फैक्टर हैं जो तुमको परेशान करेंगे, तो एक ही जगह लिखा दे रहे, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब एक लास्ट बात, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी सामने वाले चीज की रिएक्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रिएक्टिविटी भी होता है?
यानी सामने वाला उतना ही देर से रिएक्ट करेगा। चले भैया, इसके बाद बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम की, यानी जो डायग्राम बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखकर। पहले कुछ बनवाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। चले आइए, पहला एग्जांपल लेते हैं, एक एक करके पढ़ा रहे हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, H2। H2 कैसे बना होगा? दो H एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले होंगे और क्या बनाए होंगे? H2। तो अगर ये H2 बनाए होंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 1s, 1s1, 1s1, यही तो होगा। बना लीजिए सर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और उधर मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एनर्जी के बढ़ते क्रम में कल की क्लास में पढ़ा था, अबाउ रूल को फॉलो करता है, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी। बनाने का तरीका ये है सर कि हमने क्या किया, यहां पर लिखा एक इलेक्ट्रॉन और 1s, यानी एक हाइड्रोजन एटम। यहां लिखा एक इलेक्ट्रॉन और 1s। आप थोड़ा सा अगर वो करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने रूल की बात की है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे, तो आराम से रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में रखना है। तो 1s है और 1s है, रूल वही काम कर रहा है। अबाउ रूल काम कर रहा है, पॉली काम कर रहा है, हुंस रूल काम कर रहा है। पॉली ने क्या बोला था? एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या 1s 1s ओवरलैपिंग जब होगी तो दो प्रकार के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो क्या 1s 1s सिग्मा बनाएगा? सिग्मा 1s जो होगा, क्या उसकी एनर्जी हम लोग कम लेंगे क्योंकि वो स्टेबल होगा, और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग जो बनाएंगे, क्या उसकी एनर्जी ज्यादा होगी? यही तो बनाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका समझो, एक और एक कितने? दो। तो सर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये कौन सा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है इसके रिस्पेक्ट में? एंटी बॉन्डिंग। ये डायग्राम बढ़ता चला जाएगा। इस डायग्राम में हम नीचे से ऊपर एनर्जी को क्या मान रहे हैं? ज्यादा, यानी नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, सीधा फंडा है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो क्या एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो। अच्छा, बचे ही नहीं तो इसमें कुछ गया नहीं, तो इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। तो इस केस में क्या मैं बोलूंगा? Nb की वैल्यू 2 है और Na की वैल्यू 0 है। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर, अभी मैं थ्योरी की बात करूंगा फिर इस कंसेप्ट की बात करूंगा, Nb माइनस Na होगा साहब, और Nb माइनस Na अगर आपने लिया तो साफ पता चल रहा होगा 1/2, 2 माइनस 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आया 1। आया सर? बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो बना है सर, उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? एक। यही तो बात है सर। अब मामला समझ में आया? तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है, तो ये पता चला फलाना वाला एग्जिस्ट भी करेगा, और जो एग्जिस्ट करेगा उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिग्मा। अब क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तुम बोल सकते हो उसमें सिग्मा 1s बॉन्ड पाया जाता है, यानी अब सिग्मा को भी तुम कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा वाला सिग्मा पाया जा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग कहेंगे थ्योरी ये कहती है बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड बनाना और एंटी बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड को तोड़ देना। तो 1s ने पहले बॉन्ड को बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन ने। अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो बॉन्ड तोड़ने वाला कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाया। तो नेट में हमको बॉन्ड बना हुआ नजर आया? नहीं आया? ध्यान रखना है, बना लीजिए।
अच्छा एक बात और बताइए, क्या यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है ये आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है? बोलिए सर। ये आपके हाइड्रोजन के क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या मुझे बताइए कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है H2 में? जब H2 में देखने जाएंगे तो इसकी बात करेंगे ना, और जब H में देखने जाएंगे तो इसकी बात करेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब वो कैसा नेचर का होगा? डाया मैग्नेटिक। किस नेचर का होगा? डाया मैग्नेटिक। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है उसी के आधार पे लिखा जाता है। 1s को 1s के साथ, फिर आगे जाएंगे 2s को 2s के साथ, 3s को 3s के साथ, लेकिन 2s के बाद 2p आ जाता है, तो फिर 2p मिलाएंगे। अब 2p में समस्या होगी, पहले सिग्मा बनाए कि पाई बनाए, उसके लिए रूल है, उनकी बात करेंगे। तो ये आपका क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम है सर। पेपर में तुमको ऐसे नहीं करना है, लेकिन सीखने के लिए तुमको कम से कम पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। चले भैया, अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखना है उसकी बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। एनर्जी लेवल डायग्राम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। चले हटाए, आइए यहां पहले मतलब समझना। एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपको बनाना है वो किस प्रकार से आप बनाएंगे इसको समझिएगा। दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला लिखा है अप टू नाइट्रोजन। कहां तक? नाइट्रोजन तक। यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं क्या? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 दूनी 14। इधर बात करते हैं, ये काम करता है O2 के लिए, F2 के लिए, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से क्या हो गई है? ज्यादा। क्लियर है मामला? तो इनके लिए एक टर्म है वो लिखो, 11 11। याद करने का तरीका है 21 21। उधर आते हैं, लिखेंगे 11 11 12 21। क्लियर बात? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये वाला कन्फ्यूग्रेशन हम तब लिखेंगे जब टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू तक का मतलब होता है नाइट्रोजन तक। बात समझ में आ रही है ना? यानी उससे कम ही रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन कितने हो? 14। बोलो भैया। यहां आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 14। 14 या 14 से ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 14 तक और 14 या 14 से ज्यादा। क्लियर कट समझ में आना चाहिए। 1 का मतलब होता है सिग्मा और 2 का मतलब होता है पाई। क्या सर? 1 का मतलब है सिग्मा और 2 का मतलब है पाई।
कैसे लिखा जाता है समझिएगा। 1 1 लिखा है यानी कि पहला एनर्जी लेवल लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इधर आते हैं। फिर 1 1 क्या सेकेंड एनर्जी लेवल में आ गए अब, तो लिखेंगे सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। अब 2s आ गया, अब बारी है 2p की, और 2p में अगर आना है तो 2 1 लिखा हुआ है, मतलब पहले पाई बनाओ, 2 का मतलब पाई बॉन्ड और 1 का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है, 2 मतलब पाई, 1 मतलब सिग्मा। अच्छा, पाई और सिग्मा दोनों तुम्हें बनाने हैं क्योंकि बॉन्डिंग के जस्ट बाद एंटी बॉन्डिंग बन जाता है। तो इन्होंने लिखा 2 1, 2 का मतलब है पाई बनाएंगे, तो जब पाई बनाते थे तो वो तो 2px से बनाते थे, तो लिखेंगे पाई 2px पाई 2py, क्योंकि दोनों आदमी बराबर हैं एक साथ आएंगे सर। और 1 का मतलब क्या होगा, सिग्मा 2pz, यानी ये बॉन्डिंग को बता रहा है। ऐसे समझो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहां पूरा बॉन्डिंग और पूरा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है मामला। अब सिग्मा 2pz तक आ गए तो फिर 2 लिखा है, मतलब अब पाई आएगा, लेकिन बॉन्डिंग बन गया है तो अब क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। लास्ट में 1 है यानी लिखोगे सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर बात। इलेक्ट्रॉन सिग्मा में भरने वाला सीधा है, सीधे सीधे 2 भर सकते हैं। पाई में जब भरते हैं तो तरीका ये होता है कि पहले 1 1 याद करो और उसके बाद फिर +1 +1, यानी कि अगर 2 हैं तो 1 1 भरेंगे, इकट्ठा 1 को 2 नहीं दे देंगे। अगर 3 है तो 1 1 और फिर 1। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान रखना है। सिग्मा 2pz में कोई समस्या नहीं है, सीधे 2 भरे जाएंगे। यहां पहले 1 1 और फिर 1 1 और यहां लास्ट में 2। टोटल 20 इलेक्ट्रॉनों तक का मामला अपने कोर्स में है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 20, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 10 है वहां तक हम निकाल सकते हैं। क्लियर है मामला। तो ध्यान रखिएगा, नियॉन तक हम निकाल पाएंगे इसमें। इसको बनाइए, इसका बताइए क्या लिखेंगे। ऑर्डर याद रखना है, यहीं पर सारा खेल है। ये वाला जो पोर्शन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आगे होगा क्या पीछे होगा, इसी में पूरा खेल है। इसीलिए देख रहे होंगे चेंजेस कहाँ है, 2 1 और 1 2, बाकी सब सेम है ना। तो वहां पे गड़बड़ा सकता है, इसलिए याद करने का तरीका है 11 11 21 21, और 14 से ऊपर चले गए तो 1 21 को क्या कर दो 12, और 2 का मतलब पाई और 1 का मतलब सिग्मा, तो दिमाग काम करेगा तुम्हारा। अच्छा, एक बात और है, पहले बॉन्डिंग बनाते हैं फिर एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जब तक सारे बॉन्डिंग नहीं बन जाएंगे तब तक एंटी बॉन्डिंग बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये मतलब कहा गया जब 14 इलेक्ट्रॉनों से नीचे की बात है। यहां का कन्फ्यूगरेशन क्या लिखेंगे जरा बताओ, 1 1 से क्या बोलोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, यहां पर सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। असली लड़ाई यहां है। अब पहले क्या लिखा जाए, अब यहां लिखते थे पाई, यहां 1 का मतलब क्या लिखोगे सिग्मा, तो लिखा जाएगा सिग्मा 2pz, और उसके बाद आप लिखेंगे 2 का मतलब पाई 2px पाई 2py। बात समझ में आ रही है, यहां बदला है कन्फिग्रेशन, लास्ट में फिर वही है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में है सिग्मा 2p सेड एंटी बॉन्डिंग। याद रखना, सुन लो भैया, गड़बड़ाना मत। इसके बाद ये आएगा और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ऑर्डर हमने ये ले रखा है एनर्जी का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो कैसे भरोगे, यहाँ पूरे 2, 1 1 +1 +1, यहाँ भी 1 1 +1 +1, यहाँ पूरे 2। पाई में इलेक्ट्रॉन एक एक करके दिया जाता है। गड़बड़ क्या होगी, केवल यहाँ पे 21 12 याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा,
12-21 ना कर देना, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल डेटा है सर, तो यही एनर्जी लेवल भरने का तरीका है। पेपर में जब सवाल आएगा तो गलती यहीं से आपसे हो जाएगी। बाकी आप एनर्जी डायग्राम वो सब कितना ही बनाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। इसके बाद इससे और तुम्हें राहत मिलेगी अगर आप मान लीजिए, जैसे लिखिएगा, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन He2, Li2, Be2, B2, C2, C2, सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चले, कैसे निकाला जाएगा इसको समझना। ये उतार लिए हो? हाँ, अभी बाद में ज्ञानी ना बनो, पहले समझो आगे क्यों आ जाता है, वो उस लंबा खेल है। अभी इतना याद रखो कि ये होता है, ठीक है ना। हाँ, वो 1 घंटा लग जाएगा उसी में भाई। अब सुनिएगा जरा, He2 लिखने का तरीका देखना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो He2 का मतलब तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इनको लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला वाला तुम्हारे पास क्या है? Be2, Li2, Li2, देखते जाना। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो? 6। क्लियर बात। इसके बाद है Be2, मिला। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने जा रहे हो बेटा? 8। क्लियर है ना। और अभी हम इसको और आसान कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन हम पहले जुगाड़ नहीं बताना चाहते हैं, पहले थोड़ी मेहनत करा ले तुमसे। इसके बाद आता है B2, टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। अभी C2 वाले को कर लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। अब मुझे बताओ, क्या ये सारा मामला 14 से कम वाला है? क्या भरेंगे? 11, 11, 21, 21, यही तो है मामला। 21 का मतलब 2px पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz से पहले भरा जाए। अरे बोलो चाचा। और अगर कहीं 14 से ऊपर वाला मामला होता तो क्या वहां 12 कर देते? यानी सिग्मा 2pz को पहले भरेंगे, पाई 2px पाई 2py को बाद में। यही तो मतलब है। आइए कैसे भरेंगे? सिग्मा 1h2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहीं तक भर पाओगे। अब मुझे ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस Na, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब साहब 1/2 2 - 2 दिख रहा होगा। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है और नॉर्मल वाले बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना? 2। तो 2 - 2, तो नेट में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 0। जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो दुनिया में कभी पाए नहीं जाते, यानी नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट के केस में चले जाएंगे। ऐसे ही बनाओ आगे वाला। तुम बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जिनमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं पाया गया मतलब उनके बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी वो कौन से केस में चले गए? नॉट एग्जिस्ट। Li में आओ, 11 सिग्मा 1h2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11 के बाद क्या फिर 11 है, यानी कि सिग्मा ही सिग्मा भरा जाएगा, यानी सिग्मा 2h2।
टोटल इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो हम सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग लिख के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो 4, एंटी बॉन्डिंग बोलो 2। स्टार वाले में जो दिख रहा है वो एंटी बॉन्डिंग है, जो नॉर्मल वाले में दिख रहा है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग 2। बॉन्ड ऑर्डर बोलिए साहब, 1/2, 4-2 होगा। क्या यहां से अगर निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आया तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो Li2 है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट। याद आया, पहली क्लास में स्टार्ट किया था कल कि Li2 का एग्जिस्टेंस बताएगा, He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा ये भी बताएगा। क्लियर है मामला। और सुनिए मजेदार बात, इधर देखिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? अगर पेपर वाले ने जरा सी कलाकारी, इसका सब जुगाड़ है, किसका जुगाड़ नहीं है इसको समझना। यहां पे इसको ऐसे समझो, सिग्मा 1s, बात समझो, मैं बोलूंगा बॉन्ड बना। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बना। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड टूटा। तो भाई सिग्मा 1s बॉन्ड बना था, उसके बाद सिग्मा 1s बॉन्ड टूट गया, यानी सिग्मा 1s दुनिया से निपट चुका है। इधर आते, सिग्मा 2s बॉन्ड बना, टूटा तो नहीं है ना। तो कल को अगर किसी ने हमसे बोला कि Li और Li के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो दुनिया बता देगी हाँ करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन केवल वही आदमी बता पाएगा कि कौन सा वाला सिग्मा करता है। वहां विकेट गिर जाएगा, बिना कंफ्यूग्रेशन के और बिना मतलब समझे नहीं आएगा। क्या सिग्मा 1s एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग कर रहा है, सिग्मा 2s कर रहा है, या सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग कर रहा है? तो आप बता सकते हैं कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा 2s। बोलो चाचा, तो सिग्मा में भी कौन सा वाला ये आप बता सकते हैं। क्लियर है मामला। इसके लिए बात, अभी जैसे जैसे आगे आओगे मजा आता जाएगा। बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन, अभी भी पीछे ही वाला मामला है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। बात समझ में आ रही है? तो भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। समझदार आदमी समझ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0 आने वाला है। लेकिन फिर भी निकाल के दिखा दे, बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2, 4-4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आया 0, मतलब ये आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, कहानी खत्म। यानी Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है। बोरॉन में मजा आना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो, सिग्मा 1s 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। रुके, 11, अब आना है 21। क्या आना है? तो 21 अगर आना है तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये लिख लिया हमने। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 8। अरे 8 हो गए ना, कितने बचे, 2। जब 2 बचे तो कैसे भरेंगे, 1 1, यही तो होगा। अब यहां पे जब हमने बनाया तो जरा मुझे बताना कि बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6 और एंटी बॉन्डिंग है 4, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1। बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? अब सुनिएगा, अगर किसी ने हमसे पूछा कि बोरॉन बोरॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो एक बॉन्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन कौन सा वाला बॉन्ड लगता है, सिंगल का मतलब सिग्मा, और ये क्या बता रहा है, सिग्मा बना सिग्मा टूटा, सिग्मा बना सिग्मा टूटा, पाई बना पाई बना। 2px 2py के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है सर। तो इसका मतलब इनके बीच में 1 नेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट। मामला समझ में आया या नहीं आया सर? तो ये जो कन्फ्यूग्रेशन है वो क्यों जरूरी है? स्कूल लेवल पे तो आप गुणा भाग करके निकालते आ रहे थे, एक्चुअली में वो कन्फ्यूग्रेशन बता रहा है। क्यों मैंने आपको शुरुआत से बताया कि बॉन्ड बना का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब वही बॉन्ड
टूटा। तो नेट में अगर बात करें तो बोरॉन के केस में सिग्मा 1s सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन आकर बॉन्ड बना और टूटा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना और टूटा। लेकिन पाई 2px और पाई 2py में बॉन्ड केवल बना है, बॉन्ड टूटा नहीं है। एक एक का मतलब होता है कि भाई केवल कितना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है। तो हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड बना है, पाई नेट, एक नेट पाई बॉन्ड उसके अंदर पाया जाएगा। कार्बन में देखो 2 नेट पाई बॉन्ड आएंगे। ये मैंने आपको शुरुआत में एक जगह लिखवाया था और बोला था जब एमओ थ्योरी पढ़ेंगे, याद करिए जब कार्बन गैस की बात कर रहे थे C2, तो वहां लिखवाया था 2 नेट पाई बॉन्ड होते हैं। P2 में लिखवाया है 1 नेट पाई बॉन्ड होता है। बोला था एमओ थ्योरी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे थे क्या, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई। एमओ थ्योरी उसके पलट काम कर रही है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा B2 कैसा है, डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक? धुआंधार पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? पैरामैग्नेटिक के लिए क्या देखना पड़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है जो B2 होगा वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। और बगल में लिख लेना n बराबर कितना, 2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। C2 में निकालो, C2 में क्लियर है ना? पेपर में कहीं लिख कर आया कि B2 फॉर्म 1 नेट पाई बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा टू वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई 2px पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बात सही है, पाई 2px पाई 2py ने मिलकर इसके लिए क्या बना दिया है, एक नेट पाई बॉन्ड फॉर्म किया है सर। C2 में देखिए 2 पाई बॉन्ड आएंगे सर। चले हटाएं इसको, आइए। C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2h2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू। 11-11 का तो मामला हो गया। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो अब हमको किस पे जाना है, 21 पर। 21 का मतलब पहले पाई आएगा, तो पाई 2px पाई 2py। क्या अपने पास 8 है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 अगर बचे तो ऐसे बनेंगे, एक एक फिर एक और एक, खत्म हो गया मामला हमारे पास। अब इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 2 तो 4 तो 6 और 2 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो क्या यहां से 1/2 गुणे 4, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया या नहीं आया? ये तो दुनिया बता लेगी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। आप ये बताओ क्या इसका मतलब बॉन्ड बना बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड बना बॉन्ड टूट गया, यही तो मतलब होगा। और इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड बना, कितने बनेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे 2। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने, 2 नेट पाई बॉन्ड फॉर्म। पेपर में एक सवाल आएगा ही आएगा सर, याद रखिएगा 2 नेट पाई बॉन्ड फॉर्म। क्लियर है बात, ध्यान रखना। एक सिग्मा एक पाई ना लिख देना वहां पे, नहीं निपट जाओगे तुरंत, क्योंकि वो एमओ थ्योरी वो लिख देगा अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन C2, मर गए तुम, कहानी खत्म। अच्छा एक बात सुन लो, वो नॉर्मली एग्जिस्ट भी नहीं कराएगा, वो लिख के देगा बकायदा क्या, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बताइए। एक कहानी और सर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला पॉइंट।
अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आएगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या? ज्यादा। अच्छा, ये कॉमन सेंस है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है तो जो लोग बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं उनकी संख्या जहां ज्यादा होगी उसको हम क्या मानेंगे? ज्यादा स्टेबल। ध्यान रखिएगा। इस पे एक सवाल आता है सर, H2, H2 प्लस, H2 माइनस, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल? इधर देखो, अब जब लिखा जाता है, बात समझना, तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अभी पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर? 1 आया था, नहीं आया था? इन दोनों केसेस में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, देखो 0.5 आएगा। आएगा सर? अब इसका कन्फ्यूगरेशन लिख लो, बराबर हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? हाइड्रोजन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गए। अगर मैं बात करूं H2 प्लस की, तो क्या मैं ये बोलूंगा सिग्मा 1s 1 होगा यहाँ पे? अरे बोलो चाचा, सिग्मा 1s 1 होगा। यहां आते हैं सर, क्या लिखोगे? सिग्मा 1H2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1। क्लियर बात? अब ये सवाल फंस गया। बोला जाता है जहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। लेकिन सर यहाँ एक कहानी क्या है, यहाँ केवल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों हो रहा है। तो उस केस में कहा जाता है कि हम बोलेंगे जो H2 प्लस है और H2 माइनस है, इसमें आप किसको ज्यादा लेंगे और किसको कम लेंगे? H2 प्लस को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू H2 माइनस, और रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन, क्या लिखेंगे? एंटी लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे किससे कंपैरिजन हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। बॉन्डिंग से नहीं करेंगे क्योंकि एक में बॉन्डिंग हो रही है और एक में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों हो रही हैं, तो कंपैरिजन नॉर्मल कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिए, बढ़िया सवाल है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको इस तरीके से बना बना के काम करना है सर। अच्छा ये बताइए, कल वाली क्लास में आएंगे 1 बजे वाले में? बेटा नहीं आओगे? बोलो, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तुम चाहो तो ऑनलाइन देख लेना, ठीक है ना? 1 बजे से पढ़ाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जिनको आना हो आए, जिनको ना आना हो ना आए। मतलब कोई उसमें वो नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो।